तो अभी हम मुजफ्फरपुर की वायरल जो अनुष्का हैं उनके ही कोचिंग संस्थान में पहुंचे हुए हैं। जो शिक्षक आपके सामने दिख रहे हैं, राजन सर नाम है इनका, और ये शिक्षक भी हैं अनुष्का जी के और उनके अंकल भी हैं। तो उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सर, अनुष्का जी जो आपकी भतीजी भी लगती हैं और आपकी छात्रा भी हैं, तो उन्होंने परचम लहराया बिहार में, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मेहनत अच्छे से उनका चल रहा था, कैसे चल रहा था? वो तो काफ़ी मेहनत की है। ऐसे तो बचपन से इसको देखते आ रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई के मामले में उसका काफ़ी ज़्यादा झुकाव रहा है, रुझान रहा है उसके प्रति। और उसको इतना ज़्यादा ये ज़रूरत नहीं पड़ा कि उसको ज़्यादा कुछ समझाना पड़े कि नहीं बात हुआ तुम मोबाइल यूज़ नहीं करो या ज़्यादा नेट की तरफ न भागो। वो काफ़ी पढ़ाई लिखाई की तरफ ज़्यादा उसका रुझान रहा है। जैसे मैट्रिक में उसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था, लेकिन टॉपर लिस्ट से वो चूक गई थी। तो इसीलिए उस समय संभावना बढ़ गया कि नहीं, अब नेक्स्ट ईयर अगर 12th में वो पढ़ाई कर रही है तो उसको ऐसा पढ़ाई करना है कि कम से कम टॉपर में आ सके। तो उम्मीद था कि अच्छा नंबर आएगा या कम से कम डिस्ट्रिक्ट टॉपर वगैरह हो जाएगी। तो उसी तरीके से टारगेट को लेते हुए वो आगे बढ़ी और सपोर्ट भी मेरा रहा। अपने कोचिंग संस्थान विद्या एजुकेटर्स में वो आकर के पढ़ी है, ठीक है, और उसमें मेरा गाइडेंस रहा उसके लिए। कंटिन्यू उसको जिस तरह का भी ज़रूरत पड़ा या जहाँ जहाँ उसको कभी बुझाया वो हमसे डायरेक्ट पूछ लिया करती थी और उसको हम बता दिया करते थे, और उसमें वो फुलफिल करी। मेन सबसे बड़ा जो अचीवमेंट रहा उसका, या सबसे बड़ा जो उसका योगदान था इसमें, कि टीचर अगर कुछ समझाता है तो बच्चा उसको कुछ समय तक फॉलो करता है और उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता है। लेकिन उसमें ये क्वालिटी है, उसमें ये टैलेंट है कि उसको जो बताते थे, जैसे बताते थे कि नहीं बाबू तुम ऐसे कर लो, ऐसे पढ़ना चाहिए, ये चीज़ को ज़्यादा पढ़ो, इसको थोड़ा कम पढ़ो, इस पे ज़्यादा फोकस करो, ये रटने वाली चीज़ें हैं, ये समझने वाली चीज़ें हैं, तो उसको वो फोकस किया करती थी और उसी को उस तरह से फॉलो किया करती थी। कोचिंग में अपने टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चला करता था। डेली टेस्ट सिस्टम को रखे हुए थे लोग, वीकली या साप्ताहिक या मंथली रखते हैं, हम वीकली डेली रखने की कोशिश किया करते थे। तो डेली टेस्ट ले लिया करते थे, जो भी उसको पढ़ाया जाता था या बैचेज में और भी बच्चों को जो भी कुछ पढ़ाया जाता था, सारी बच्चों का डेली टेस्ट हुआ करता था। डेली रिटेन टेस्ट और ओरल टेस्ट हुआ करता था। तो रिटेन टेस्ट और ओरल टेस्ट में भी उसका क्या होता था, कोचिंग में काफ़ी अच्छा नंबर रहा करता था, सबसे आगे ही रहती थी। कभी कभी ऐसा हुआ हो कि कोई बच्चा था जो उसके काफ़ी नियरेस्ट रहा हो, क्योंकि मेरे बैच में या उस बैच में जो बच्चे थे, उसके बैच में सारे स्टूडेंट थे जो टैलेंटेड हैं और काफ़ी मेहनती भी थे, और भी बच्चों का काफ़ी अच्छा अच्छा रिजल्ट रहा है, लेकिन टॉप तक नहीं पहुंच पाए। उन लोगों से यही मेरा मतलब कि मेहनत करने के लिए उनको आशीर्वाद है कि आप और मेहनत कीजिए, नेक्स्ट टाइम और अच्छा नंबर, नेक्स्ट टाइम और अच्छा अचीवमेंट्स ला पाएंगे। आप काफ़ी नज़दीक पहुँच ही गए हैं, तो एक तरीके से आप टॉपर्स के साथ में ही मानिए। हाँ, कुछ नंबरों से टॉपर में चली गई। सर ऐसा तो नहीं, मतलब कई बार होता है कि शिक्षक खुद हैं और परिवार के बच्चे हैं तो थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा शिक्षक के लिए जो है छात्र छात्रा है वो बराबर ही होता है। हाँ, शिक्षक जैसे मेरा तो उससे एक रिलेशन है कि हम उसके चाचा हैं, वो मेरी भतीजी वो तो है, परिवार की बात है। तो घर पे जो होता है एक पारिवारिक माहौल बना रहता है, तो उसके हिसाब से वो पारिवारिक माहौल ही बना रहता है घर पे। ऐसा नहीं कि हम वहाँ भी घर पे उसके शिक्षक बन करके पूरा फॉलो कर रहे हैं उसको और उसको परेशान किए हुए हैं कि नहीं पढ़े रहो, तुम केवल पढ़ाई करो। उसको स्वतंत्र थी, ठीक है, उसको स्वतंत्र छोड़ा गया हुआ था कि आपको जितना पढ़ना है आप उतना पढ़िए, ठीक है। वो खुद कहा करती थी कि हम 7-8 घंटे में अपना स्टडी डेली का टारगेट जो होता है वो कंप्लीट कर लेते हैं। और उसको ये बताया भी गया था कि ज़रूरी नहीं है कि आप 18 घंटे 24 घंटे कंटिन्यू पढ़ते रहिए, आपको केवल 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा के टारगेट बना लेना चाहिए और डेली उसको अचीव कीजिए। महीने में कंप्लीट करना है कोई टारगेट या साल में कंप्लीट करना है, ऐसा ना करके ज़्यादा बेटर होगा कि आप डेली टारगेट बनाइए और उसको कंप्लीट कीजिए। वो वैसे ही चीज़ को किया करती थी, अपना वो खुद का एक रूटीन तैयार कर लेती थी और घर पे उस तरह से तैयारी कर पाती थी, क्योंकि हम घर पे भी उसको देखते हैं तो पता चलता है। परिवार का क्या है ना कि जब एजुकेशनल जो है ना माहौल बना होता है परिवार में, तो बच्चे को बहुत हेल्प मिलता है, बहुत मदद मिलता है बच्चे को, मतलब अचीवमेंट पाने में। और कई बार कोचिंग में क्या होता है कि बच्चे पढ़ाने के समय शिक्षक के डर के मारे या मार के डर के मारे वो उस वक्त तो याद हो जाता है, लेकिन वो रास्ते में जाते जाते घर जाते जाते उनको याद मतलब भूल जाते हैं। या जैसे घर के याद करके आए कि सर आज सुनेंगे या क्लास लेंगे, तो घर से याद करके आए, सुनाने के टाइम नर्वस हो गए, भूल गए। ऐसे बच्चों के लिए कुछ संदेश दीजिए।
ऐसे तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं बना के रखे कि तुम जानते हैं, जैसा आपका सवाल है, आप एकदम सही बोल रहे हैं कि टीचर इतना ज़्यादा बच्चों के ऊपर में रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं या इतना ज़्यादा डर का माहौल बना देते हैं उसके ऊपर, या कोचिंग संस्थान या कहीं भी हो, तो बच्चे डर जाते हैं। जो याद कर चुके होते हैं, चीज़ों को समझ चुके होते हैं, वो भी टीचर को बता नहीं पाते हैं, वो भूल जाते हैं। तो ऐसे तो शिक्षकों, आजकल के शिक्षक काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और काफ़ी ज़्यादा समझदार भी हो चुके हैं कि लोग अब बच्चों पे वैसा दबाव नहीं डालते हैं, और यहाँ भी वैसा कोई दबाव नहीं रहता है। बच्चे काफ़ी खुलकर हंसी मजाक करते हुए, हंस खेल करके पढ़ते हैं और हर तरह का सवाल आराम से वो पूछ सकते हैं और डरते नहीं हैं बिल्कुल। मतलब कि आदर है उनके मन में, डर का माहौल बनने वाला बात नहीं है। और बच्चों के लिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर जो बच्चे हैं जो डर जाते हैं अपने शिक्षकों को सुनाने के लिए, या बताते समय घबरा जाते हैं, या कोई एग्ज़ाम में जा कर के कुछ घबराहट होती है, तो इसके पीछे है कि आप अगर एग्ज़ाम में घबरा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने पहले से घर पे अपने आप का खुद का एग्ज़ाम नहीं लिया है। आप बैठकर प्रैक्टिस कीजिए कि एग्ज़ाम में जाकर हमें कैसे लिखना है, कि इतने देर अगर 3 घंटे का क्लास, 3 घंटे का अगर एग्ज़ाम होता है तो 3 घंटे में हमको लिखना कैसे कैसे है, कौन से टॉपिक पे लिखना चाहिए, किस तरह से करिए, पूरा प्रैक्टिस कीजिए। उस तरह का टाइमिंग लगा करके प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपका वो डर खत्म हो जाए। एक समय आने के बाद शिक्षकों को जवाब देना है तो जवाब देने का पहले सेल्फ कोशिश कीजिए, है ना। खुद आप तो ये या तो आईना के सामने खड़े हो जाइए, या किसी अपने घर में भाई बहन को खड़े करके उनको सुनाइए कि मुझसे तरह तरह का इसमें से सवाल पूछो, कोचिंग में आ जाके सुनाना है, सर को बताना है। तो वो सुनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ भी हेजिटेशन नहीं होगा। और आप अच्छे स्टूडेंट की तरह अगर एक्ट करते रहेंगे, प्रतिदिन जाते रहेंगे, सारा होमवर्क बनाते रहेंगे, तो सर आपके ऊपर दबाव क्यों बनाएंगे, बिल्कुल। टीचर आपके ऊपर क्यों दबाव बना के रखेंगे, और आप अच्छा करेंगे ही करेंगे। ये होता है कि सर अगर जो बच्चे हैं या कमज़ोर जो बच्चे हैं, मतलब दिमाग से बहुत सारे बच्चे कमज़ोर होते हैं, बहुत सारे इंटेलिजेंट होते हैं, तो बच्चों को शिक्षक को किस तरह से गाइड करना चाहिए कि कमज़ोर बच्चे के दिमाग में भी आसानी से बैठ जाए। और कई बार क्या होता है कि बच्चे अगर कमज़ोर होते हैं तो शिक्षक है जो मतलब इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो पढ़ने में अच्छा है, उनके ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके ऊपर कहते हैं कि ये तो कमज़ोर है, पढ़ने में ऐसा है वैसा है, तो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और तेज़ बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। उसमें कैसे गाइड दीजिएगा? देखिए, मेरा तो मानना है कि बच्चे कमज़ोर नहीं होते। बच्चे जो मानसिक रूप से अगर कमज़ोर कहा जाए या दिमाग से थोड़ा कमज़ोर कहा जाए, वो बच्चे नहीं होते हैं दिमाग से कमज़ोर। उनको बचपन से उस तरह का गाइडेंस नहीं मिला हुआ होता है, वैसा माहौल नहीं मिल पाता। हाँ, वैसा माहौल नहीं मिल पाता है जो उनको उस एज में जो उनको पढ़ लेना चाहिए था, उस एज में वो चीज़ को वो पढ़ नहीं पाए होते हैं। और अचानक से बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया, 12th का एग्ज़ाम आ गया, तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे टर्म्स आ जाते हैं, बहुत सारा ऐसा चीज़ आ जाता है जो उनको समझ में ही नहीं आता है। तो इस समय में टीचर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वो समझ नहीं पा रहा है, इसको कैसे समझाए, ठीक है। तो इसीलिए वो कमज़ोर नहीं माना जा सकता है। हाँ, वो चीज़ को वो पढ़ नहीं पाया है। तो मैं शिक्षकों से कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि जब भी आपको कोई ऐसे बच्चे मिलते हैं जो कमज़ोर पड़ जा रहे हैं, उनको वो बेसिक चीज़ों को पहले फाइंड आउट कीजिए कि वो कौन सी चीज़ है या कौन सा ऐसा टर्म है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। उसके बेसिक चीज़ों को पहले बता दीजिए, उसको समझा दीजिए, उसके बाद उनको आगे का सारा बात समझ में आने लग जाएगा। या फिर बच्चों को भी देखना चाहिए कि नहीं, अगर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, कौन सा पीछे का चीज़ है जो छूट गया है मेरा। आप 7 की पढ़ाई कर रहे हैं तो 6 में कुछ चीज़ छूट गया होगा, है ना। तो 6 के उस चीज़ों को खोज के आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अपने शिक्षकों से पूछ लीजिए, इसमें घबराने वाली बात है। अच्छा, बच्चों को सर ऐसा होता है कई कोचिंग संस्थान में कि जो पढ़ने में अच्छे बच्चे होते हैं उनको ही उनके यहाँ रखा जाता है, क्योंकि हमारा कोचिंग का नाम ना ख़राब हो। अगर बच्चे अगर फेल हो जाएंगे 2-4 तो हमारे कोचिंग का नाम ख़राब हो जाएगा। और उसमें क्या होता है कि कमज़ोर बच्चे मतलब कोचिंग में नहीं जा पाते हैं, या बहुत सारे शिक्षक हैं जो कमज़ोर बच्चे को रखना ही नहीं चाहते हैं अपनी नाम ख़राब होने के चक्कर में। क्या आपके कोचिंग में ऐसा कोई है कि जो नहीं, हम कमज़ोर बच्चे को रखेंगे ही नहीं? नहीं, ऐसा कोई नहीं, मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हमेशा हम देवी सरस्वती से मनाते रहते हैं कि मेरे पास में तेज स्टूडेंट आ जाए, लेकिन मेरे पास में हमेशा वैसे ही स्टूडेंट पहुँचे हैं अभी तक जो शायद वो पीछे के कोई क्लासेस को वगैरह को नहीं पढ़ पाए, क्योंकि हम पहले भी बताएं कि बच्चे कम दिमाग से कमज़ोर नहीं होते हैं,
उन्होंने पीछे का कुछ पढ़ाई नहीं पढ़ा होता है। तो ऐसे ही बच्चे मेरे पास आते हैं तो उनको हम निकालने का मेरे पास हिम्मत नहीं होता है, उनको निकाल दें और जानते हैं कि उनका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले उनके प्रॉब्लम को खोजते हैं और उनके पीछे में जो जो छूट गया होता है उनको एक्स्ट्रा टाइमिंग दे करके उनको पहले समझा देते हैं, उस लेवल तक पहुँचाते हैं, तब जा करके उनका कहीं अचीवमेंट वगैरह हो पाता है। अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए जो सभी पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स को क्या आप गाइडेंस देना चाहेंगे? और ख़ासकर लड़कियों को पढ़ाई के लिए बहुत समस्या होने लगती है, क्योंकि घर से बाहर निकलना, गांव से शहर तक आना, बहुत कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है लड़कियों को। बस में चढ़ के आना, ऑटो में चढ़ के आना, कोचिंग कॉलेज तक पहुंचना। और उस स्थान में क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो उस डर के मारे कि हमारे बच्चे के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि लड़की हैं, लड़की को केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि बेटा और बेटी में फ़र्क, तो बेटा सोना होता है, बेटी हीरा होती है, और हीरा को ज़्यादा केयर करना पड़ता है। और बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, बच्चों को बांधना नहीं चाहिए। हम भी कहते हैं कि बांधना नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए जो है पेरेंट्स हैं उनको क्या गाइडेंस आप देंगे? पेरेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है। उनको ये समझना चाहिए कि मेरा तो काफ़ी ज़्यादा जितने भी पेरेंट्स से बात होती है उनको मैं बार बार यही समझाता हूँ कि आप अपने बच्चे पे ज़्यादा फोकस कीजिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी क्या होता है कि घर में दोनों लोग ही कमाई कर रहे होते हैं, पिताजी भी कमाई में लगे हुए हैं, माताजी भी कमाई में लगी हुई है, तो बच्चों पे वो केयर नहीं हो पाता है। अगर आपके पास में कोई एक व्यक्ति की कमाई करने से घर आराम से चल जा रहा है, पढ़ाई लिखाई हो पा रहा है, तो आपको दोनों को कमाई में जाने की ज़रूरत है नहीं, कमाई करने का। तो किसी एक व्यक्ति को जो होना चाहिए बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि बच्चे पे ध्यान दीजिए। बच्चे पे, क्योंकि बच्चा अगर अच्छा कर पाता है उसमें फैमिली का पूरा सपोर्ट जरूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि टाइम टू टाइम देखना चाहिए कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं क्या उनके लिए आगे सही होगा या नहीं होगा। क्योंकि बच्चे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि उनके लिए कौन चीज़ सही होगा, कौन सा चीज़ सही नहीं होगा। तो और दूसरी बात जो आप बोले कि नहीं, घर में या बाहर में जो लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भेदभाव वाली बातें हो जाती है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़के और लड़कियाँ दोनों को अलग नहीं समझना चाहिए। और आज लड़कियाँ तो लड़कों से भी कमज़ोर नहीं है, मतलब कि वो कम नहीं है। वो तो डायलॉग सुने ही होंगे आप, आमिर खान वाले, उनमें बोला गया था क्या हमारी लड़कियाँ लड़कों से कम है के। तो वही बात है कि आजकल की लड़कियाँ भी लड़कों से कमज़ोर नहीं है, ठीक है। वो कंधे से कंधे मिला करके चल सकती हैं, वो भी इस क्षेत्र में भी, पढ़ाई के शिक्षा के क्षेत्र में भी, या नौकरी हो, ये सब के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकती है। और समाज में अगर डर लगता है आपको कि कैसे जाएगी, ऑटो है, रिक्शा है, या जाना पड़ता है कोचिंग संस्था जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, ये सब का डर का तो माहौल बना रहता है। क्योंकि हमारे समाज में सभी लोग अभी जो शिक्षित नहीं हो पाए हैं उनसे डर है ये। जो अशिक्षित रह गए हैं उनसे ये डर होता है कि उनकी नज़र कैसी है। वो बच्चों, मतलब कि वो जो छोटी बच्चियां हैं उनके साथ में अनहोनी करने के लिए उनका जो कदम बढ़ जा रहा है वो अशिक्षा उनको उनसे करवाता है। तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि बच्चों को आप सिखा दीजिए, आप अपनी लड़कियों को सिखा के भेजिए कि एक प्रॉपर टाइमिंग क्या होता है। क्योंकि अब उन लोगों के वजह से, उनके अशिक्षित रह जाने के वजह से हम अपनी बच्चियों को तो अशिक्षित नहीं रखेंगे, बिल्कुल अपनी बच्चियों को तो शिक्षित करेंगे, अगर पढ़ाएंगे। एक बच्चे अशिक्षित रहते हैं तो एक पीढ़ी खराब चला जाता है। बिल्कुल, एक बच्ची जो एक स्त्री अगर पढ़ी लिखी है किसी घर में ना, तो उसका पूरा, उसके आगे का पूरा पीढ़ी पढ़ा लिखा ही होगा। क्योंकि इवन हम मेरे पढ़ाई के पीछे जो है मेरी माँ का ही पूरा हाथ है। उन्होंने ही मुझे श्रेय दिया और आगे बढ़ाया कि नहीं, पढ़ो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जैसे भी होगा वैसे पढ़ सकते हैं। कि बैकग्राउंड हमारा उस तरह से मजबूत नहीं रहा है, लोग गरीब ही रहे शुरू से ही, तो वो किसी भी तरह से हमको प्रवोक करते रही कि नहीं आप पढ़ो, पढ़ाई करो, ठीक है। ट्यूशन पढ़ाने का जो आइडिया होता है वो उनसे ही हमको मिला है, तो होम ट्यूशन वगैरह पढ़ाना शुरू किए, धीरे धीरे कोचिंग संस्थान में आ गए, अकेले ही ये सब किए। और काफ़ी परिवार का सपोर्ट रहा, माता पिता का, भाई का, ठीक है, तब जाकर के हम आगे बढ़ पाए हैं यहाँ तक। तो इसलिए मैं गार्जियन से यही कहना चाहता हूँ कि आप बच्चों को ही सिखाइए, अपने बच्चियों को ही सिखाइए कि कैसे सुरक्षित रहा जाए, कौन सा टाइमिंग का उपयोग किया जाए, कैसे किन लोगों से बात करना चाहिए, किन लोगों से बात नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होती है कि लड़कियां समझ नहीं पाती है कि इन लोगों से बात करना उचित है या नहीं है, या उचित है, या कितना हम बात करना उचित है, हाँ, किन लोगों से कितना बात भी कर लेना चाहिए।
आप एक लिमिटेशन रखिए। स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल में एक लिमिटेशन तक बात होना चाहिए, कॉलेज में जा रहे हैं तो कॉलेज में एक लिमिटेशन तक बात होना चाहिए। कौन आपके लिए उचित है, कौन अनुचित व्यक्ति है, लेकिन आप अच्छे इस से बीच जानते में हैं। अगर पेरेंट्स या उनके मोहल्ले वाले या कोई भी अगर बहुत सारी बच्चियों को अगर समझाते हैं कि आपको एक लिमिट में बात करना है, क्योंकि जितना ज़रूरत हो आप उतना बात कीजिए आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। लड़कियां कई बार एट्रेक्ट हो जाती है, या कुछ लोग जैसे मतलब पढ़ लिख तो लिए हैं लेकिन वो ये दिमाग में भरने लग जाती है लड़कियों को कि मतलब तुम्हारे बांधा जा रहा है, तुम्हें आज़ादी नहीं मिल रही है। तो लड़कियों को आज़ादी का मतलब बोलना है, या आज़ादी का मतलब ये है कि लड़कियां को मन में मतलब जो आए, जैसा पहनावा आए, जैसा जो आए, जब मर्जी आए घर से निकलना, ये आज़ादी है? या पढ़ाई के लिए आज़ादी मिला हुआ है वो असली आज़ादी है? देखिए, आपका ये सवाल ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है क्योंकि आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां जो पढ़ लिख ली हुई है उनके ऊपर में अगर गार्जियन कुछ समझाते हैं या बताते हैं कि बच्चे तुमको किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, एक लिमिटेशन में ही बातचीत करना चाहिए, तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि गार्जियन हमारे गलत के लिए तो कुछ बताएंगे नहीं। क्यों कह रहे हैं? हमारे केयर के लिए ही कह रहे हमारे हैं। केयर के लिए ही कह रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि और मोहल्ले में ही कुछ लोग अगर कह रहे हैं तो बस आपसे जल के ही बोल रहे हो, मे भी हो सकता है कि उनको भी आपका चिंता है क्योंकि हमारे मोहल्ले का, गांव का नाम ना खराब हो। क्योंकि मोहल्ले के लोग हैं, गांव के लोग हैं, आपसे आज परिचय हुआ है लेकिन आपके माता पिता से तो कई वर्षों से परिचय है ना। वो तो उनको भी तो देख रहे हैं कि नहीं उनका माता पिता का कैसा व्यवहार है और उनकी बच्ची कहीं गलत रास्ते पे ना चली जाए। रास्ते पे ना चली जाए, तो चिंता सबको होता है। तो इसीलिए आप शिक्षा का दबाव, आप ये समझ रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, आज के मॉडल ज़माने के हैं, आधुनिक समाज में अब रह रहे हैं हम, तो कैसे कोई मुझे रोक टोक सकता है? हाँ, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, मेरा कोई लिमिटेशन नहीं होगा, हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर लेंगे। तो ये लड़कियों का सबसे प्रॉब्लम सभी चीज़ के लिए ठीक है, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ड्रेसेस को लेकर अगर कोई कहते हैं कि आप एक सभ्य समाज की तरह आप अपना कपड़ा पहनिए, अपनी पहनावा रखिए, और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई की तरह एक शिक्षक और शिक्षिका की तरह एक रखिए पहनावा। उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लड़कियों की कि हमें रोका जा रहा है, हमें आज़ादी नहीं दिया जा रहा है, यही सबसे बड़ी समस्या। हाँ, लास्ट क्वेश्चन सर है आपसे कि इलाहाबाद कोर्ट के एक जस्टिस हैं, उनका नाम मैं अभी थोड़ा भूल रहा हूँ, उनका ये जस्टिस दिए हैं, वो मतलब बयान दिए थे अभी पिछली बार, लगभग पिछले हफ्ते दिए थे बयान, कि लड़कियों को, मैं बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ लेकिन जो उन्होंने बयान दिया उन्हीं को मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि जो बहुत सारे समाज में होते हैं रेप का केस या मतलब छेड़छाड़ की ऐसी खबरें, उनका ऐसा स्टेटमेंट आता है कि वो भी कोर्ट के जज हैं, वो इलाहाबाद कोर्ट के, उनका स्टेटमेंट आता है कि लड़कियों का दुपट्टा खींचना या उनको मतलब खींचना या उनके स्तन पकड़ना या उनको मतलब खींच के कहीं मतलब साइड में या एकांत में ले जाना, यह मतलब क्या बोलते हैं उसको, रेप या रेप की कोशिश नहीं मानी जाएगी। इतनी बड़ी मतलब स्टेटमेंट देते हैं, इन पर आपका क्या विचार है? क्या ऐसा स्टेटमेंट देना एक जज जो कोर्ट में बैठे हुए जिन पे लोगों का भरोसा होता है कानून पे, वो कानून में बैठे लोग अगर ऐसा स्टेटमेंट देंगे समाज में क्या संदेश जाएगा? अगर ऐसा स्टेटमेंट उनका है तो हम शायद इस न्यूज़ पे ध्यान नहीं दे पाए होंगे। नहीं, ये हकीकत है, हम डायरेक्ट इस पे ध्यान नहीं दे पाए होंगे क्योंकि लोगों से तो सुने थे लेकिन विश्वास नहीं करते हम लोगों के बोले हुए पे। अगर आप बोल रहे हैं अगर ऐसा कुछ है, अगर स्टेटमेंट आया हुआ, अगर उनका ऐसा स्टेटमेंट है तो ये कहीं ना कहीं इसको क्राइम में रखना चाहिए। दुपट्टा खींच लेना, किसी को साइड में ले जाना या बॉडी टच कर देना भी क्राइम में आना चाहिए, क्योंकि शुरुआत जो होता है क्राइम का वो यहीं से होता है। अगर अब यहाँ से आप टचिंग को भी आप इग्नोर कर रहे हैं या दुपट्टा को खींच देना भी इग्नोर कर रहे हैं तो आप बढ़ावा दे रहे हैं उसको। फिर लड़कियाँ कैसे सुरक्षित रहेंगी, कैसे वो पढ़ाई कर पाएगी, कैसे एजुकेटेड हो पाएगी? अगर आप पहले ही से डिसाइड कर लिए कि नहीं दुपट्टा खींचना अगर क्राइम नहीं है, गलती नहीं है, तो इसके आगे के हरकतों बहुत सारी छूट मिल गया उसको ना। हाँ, बिल्कुल छूट मिल गया। वो तो सोचेगा कि दुपट्टा खींच करके थोड़ा इसको परेशान कर लेते हैं, हमको तो कुछ सजा मिलेगा ही नहीं। तो आप कैसे जस्टिफाई कर लीजिएगा कि वो लड़का जो है वो आगे और कदम उठाएगा कि नहीं उठाएगा? दुपट्टा खींचने वाला लड़का सीधा कैसे हो सकता है? कैसे, क्यों खींचेगा दुपट्टा? दुपट्टा खींचने के पीछे का औचित्य क्या है उसका? क्या औचित्य? कहीं ना कहीं नेगेटिव फीलिंग के साथ या नेगेटिव मेंटलिटी के साथ वो कर रहा है ऐसा। हाँ, तो बिल्कुल ये गलत, अगर स्टेटमेंट ऐसा है तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सजा तो मिलना चाहिए इसके लिए। लास्ट में सर आप अपना परिचय और कोचिंग का पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजन कुमार है
मैं इस संस्था का डायरेक्टर हूँ। इस संस्था का नाम है विद्या एजुकेटर्स। हमारी संस्था में क्लास 6 से लेके 10th तक का ऑल सब्जेक्ट बिहार बोर्ड और CBSE दोनों का होता है, और 11th-12th के लिए आर्ट्स, हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस स्पेशली करवाई जाती है। हमारे यहाँ जैसा कि वीक स्टूडेंट्स भी होते हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था अलग से करवाई जाती है, कि ताकि वीक इन दी सेंस कि उनको अगर पीछे का कुछ छूट गया हुआ है तो सारी चीज़ों को उनको पढ़ा करके पहले कंप्लीट करवा लिया जाता है, और साथ ही साथ में उनका जिस क्लास में वो है उनको भी कंटिन्यू रखा जाता है, ताकि वो भी उस लेवल तक पहुंच सके कि टॉप पर हो सके। चलिए, धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो भी हमारा सवाल था या जिस तरीके से आपने बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके कोचिंग संस्थान का भी, और ख़ासकर आपके जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, जिन्होंने अपने परीक्षा में जो भी नंबर आए हों लेकिन उत्तीर्ण किए हैं। आगे मेहनत के लिए उनको जो भी है बधाइयाँ। और आप लोगों को मैं इनके जो कोचिंग संस्थान है उनका फुल एड्रेस और वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और आपको अगर मुजफ्फरपुर में रहते हैं, स्टूडेंट हैं, आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, सर का नंबर या जो इन्फॉर्मेशन है वो हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और बता देते हैं आप लोग को, यह कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अपनी खुशी से इनके कोचिंग में आया हूँ और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात किया। इनके घर पे भी मैं गया था। तो चलिए, धन्यवाद। देखते रहें पब्लिक समाचार। नमस्कार। मोनू कुमार, मुजफ्फरपुर।